नमस्कार, मैं डॉक्टर अश्मिता सिंह जीवाजी यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट विभाग में कार्यरत हूँ। आज मैं बीकॉम तृतीय वर्ष के ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एंड बिहेवियर विषय जो कि ग्रुप डी में है, इसके पहली इकाई का पहला टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ। और आज का मेरा शीर्षक है टॉपिक जो आज के लेक्चर का है, वो है संगठन की प्रकृति और उसकी अवधारणा, कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली इसे शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले अर्थ समझना पड़ेगा कि संगठन है क्या, और संगठन क्या है इसको समझने के लिए हम दो मेन विभागों में इस संगठन को बांटेंगे। संगठन को एक नाउन की तरह भी हम समझ सकते हैं या फिर उसे एक क्रिया की भांति भी हम समझ सकते हैं। जब भी आप बात करते हो हिंदुस्तान यूनिलीवर या पतंजलि, तो यहाँ एक नाउन की तरह संगठन को हमने यूज किया है। और संगठन ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में जब एक उसे हम प्रोसेस में लेके आते हैं, जब एक प्रक्रिया की बात करते हैं, तो वहाँ ये क्रिया के रूप में इसे हम समझते हैं। सबसे इसके अर्थ को समझने से पहले पहला अर्थ जो है वो ये है कि यह आयोजन की प्रक्रिया को निरूपित करने के लिए उपयोग किया जाता है। हालांकि दूसरे अर्थ में हम फिर से किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं उस प्रक्रिया के परिणामों को निरूपित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए समझते हैं कि एक्चुअली हम किसकी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। संगठन जो है ये एक बेसिकली कई व्यक्तियों का समूह होता है जो आपस में एक साथ आते हैं ताकि एक कॉमन ऑब्जेक्टिव, एक जो सबके हित का उद्देश्य है, जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, उसको सब इकट्ठे एक तरीके से काम करके उसे वो फुलफिल कर सके। इसके लिए हम किसी भी संगठन का निर्माण करते हैं। तो जैसे ही आप ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने की बात करते हो, आप उद्देश्यों को निरूपित करने की बात करते हो, उसके लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, किसी एक पर्टिकुलर प्रक्रिया की जरूरत पड़ती है। और प्रक्रिया क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप वे ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर थिंग। तो जब आपको पता होता है कि सबसे पहले हमें ये करना है, फिर दूसरी बात, फिर तीसरी बात, जब एक निर्धारित रूप से एक प्लान्ड वे में जब आप किसी चीजों को निरूपित करने की कोशिश करते हो, तो वहां भी हम किस शब्द का यूज करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ हम इसकी प्रकृति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा अर्थ क्या है कि उसी प्रक्रिया के परिणामों को निरूपित करने के लिए भी इस शब्द का उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि हमने डिसाइड तो कर लिया है कि एंड ऑफ द डे हमें 8 माइल के बाद जाकर रुकना है, तो एक्चुअली आप रुकने वाले हो या आप नहीं रुक पाए, इसको भी अंत में जाके निरूपित करने के लिए भी हम ये शब्द ऑर्गेनाइजेशन का यूज करते हैं। और इसको किस तरीके से यूज किया जा सकता है, वी टॉक अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जिसको आप क्या बोलते हो, संगठनात्मक संरचना की हम बात करते हैं। और आपका ऑर्गेनाइजेशन कितने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स में है, ये डिसाइड ही करता है उसकी संरचना, कि आपका ऑर्गेनाइजेशन टॉल ऑर्गेनाइजेशन है या आपका ऑर्गेनाइजेशन फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन है। ये चीजें क्या होती हैं, आगे जाके हम इसको फिर से पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब इन टोटल हम इसको दो तरीके से देख सकते हैं, एक प्रक्रिया के रूप में संगठन और दूसरा संबंधों की संरचना या रूपरेखा के रूप में संगठन। प्रक्रिया के रूप में संगठन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ वी टॉक अबाउट एन एग्जीक्यूटिव फंक्शन, दैट मीन्स व्हाट, द कार्यकारी कार्य, इसे हम कार्य
कार्य या एग्जीक्यूटिव फंक्शन कहते हैं। संगठन अपने आप में बहुत ही जटिल कार्य है। क्यों है जटिल, इसको यहाँ आप देखिए। इसमें कई तरीके की गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है, शामिल किया गया है, और जिसकी वजह से ये एक प्रबंधकीय कार्य बन जाता है। प्रबंधकीय कार्य मीन्स मैनेजमेंट फंक्शन बन जाता है। और आपको पता है कि मैनेजमेंट अपने आप में क्या होता है, आपको ना मैनेजमेंट दिखता है, ना आप उसे टच कर सकते हो, आप सिर्फ उससे फील कर सकते हो कि ये कितना वेल मैनेज्ड है या कितना इल मैनेज्ड है। तो किन किन गतिविधियों की वजह से ये एक प्रबंधकीय कार्य बन जाता है, वो हम नीचे के पॉइंट्स में देखें। सबसे पहला है व्यवसायिक उद्देश्य की सिद्धि के लिए आवश्यक गतिविधियां निर्धारित करना। तो मैंने सबसे पहले आपको बोला ही है कि प्रक्रिया का क्या मतलब है। वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्रोसेस, और प्रोसेस में आप सबसे पहले स्टेप पे प्रोसेस का एक काम करते हो, फिर दूसरे स्टेप पे दूसरा काम करते हो, तीसरे स्टेप पे तीसरा काम करते हो। तो सबसे पहला और बेसिक जो स्टेप आप यहाँ ले रहे हो वो क्या है, ये आपके कॉमन ऑब्जेक्टिव की सिद्धि के लिए, कॉमन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि आवश्यक गतिविधियों को निर्धारित करने की जरूरत पड़ती है। अब जैसे ही आप ये बता रहे हो कि व्यवसायिक उद्देश्य की सिद्धि, फॉर एग्जाम्पल मैं एक मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन हूँ, मैं मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन हूँ, मेरा संगठन, उसका जो मेन कार्य है वो क्या है, वो मार्केटिंग का है। तो अब उस बेसिकली उस मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर ज्यादातर गतिविधियां सेल्स से रिलेटेड होंगी, या प्रमोशन से रिलेटेड होगी, या प्रोडक्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड होंगी, या फिर आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जिसके द्वारा आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाओगे और जहां से आप बेचोगे, उनकी जरूरत होगी। तो उन गतिविधियों को आपको क्या करना है, एक किसी जगह पे आपको निर्धारित करके उसे आपको जॉट डाउन कर लेना, उसको लिख लेना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्यों को फुलफिल करने के लिए आपको किन किन एक्टिविटीज की जरूरत है। और इसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि इन इन कामों को करना पड़ेगा और इसके बाद ही मेरा ये जो व्यावसायिक उद्देश्य है वो मेरे संगठन का वो फुलफिल हो पाएगा, तो पहला स्टेप है कि सबसे पहले आप क्या करें, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क दैट यू हैव टू डू इज यू हैव टू आइडेंटिफाई all the important activities which are required to fulfill the business objective of the organization. दूसरा आपने क्या करना है, परस्पर संबंधित गतिविधियों का समूहन। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे ऑर्गेनाइजेशन में चूंकि मैंने बोला कि मार्केटिंग का ही एक संगठन है, लेकिन मार्केटिंग के संगठन में कई लोग काम कर रहे हैं। तो कौन सी वाली एक्टिविटीज आ गई यहाँ, आपकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड भी एक्टिविटीज आ गई, जैसे कि किसी का सिलेक्शन करना अपने ऑर्गेनाइजेशन में, सिलेक्शन करने के बाद उनका सैलरी देना, उनकी छुट्टियों का ध्यान रखना, उनके बाकी के पर्क्स का ध्यान रखना, तो ये एचआर से रिलेटेड काम आता है। दूसरा कार्य जो है हो सकता है आपके सोर्स ऑफ फंडिंग, कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए मुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे। तो सोर्स ऑफ फंडिंग की बात जहाँ आप कर रहे हो, उस फंड को फिर से विघटन करके उनको डिस्ट्रीब्यूशन की बात जहाँ कर रहे हो, फिर उस फंड को आप यूटिलाइज करने की बात जहाँ कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली हम फाइनेंस डिपार्टमेंट की यहाँ बातें करते हैं। और सिर्फ उतना ही नहीं, फाइनेंस के साथ आपने और क्या करना है, बुक कीपिंग आप कर रहे हो, अकाउंट से रिलेटेड, आपका लेजर से रिलेटेड, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आप बना रहे हो, आपके ट्रायल बैलेंसेस आप बना रहे हो। तो ये सारी ये क्या है, डिफरेंट एक्टिविटीज हैं जो कि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए करना है। सिमिलरली आपको उतने पे ही नहीं रुकना है, जहां आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, जब तक आपके पास प्रोडक्ट नहीं है आप बेचोगे क्या। तो आपके पास एक और डिपार्टमेंट आ गया जिसको आपने क्या बोला, प्रोडक्शन या ऑपरेशन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन या ऑपरेशन डिपार्टमेंट जनरली क्या करता है, प्रोडक्शन या ऑपरेशन डिपार्टमेंट आपके रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है और प्रोडक्ट बना के देता है, जिस प्रोडक्ट को आप मार्केट में ले जाकर बेचते हो। तो इस तरीके से आप देखिए कि आपके पास
एक लंबी लिस्ट किसकी हो गई, एक्टिविटीज की हो गई, और उन्हीं एक्टिविटीज को आपको क्या करना है, उसमें से छांटना है कि कौन सी एक्टिविटीज जो हैं, कौन सी गतिविधियां हैं जो परस्पर संबंधित हैं आपस में। तो वैसी गतिविधियों को आपने एक कोने में रख लेना है। जितने जितने संबंधित गतिविधियां हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में आपको ले लेना है। और समूहन का मतलब ही है कि आपको एक ग्रुप में उसको रख लेना है कि हाँ जी, सिलेक्शन अगर आप कर रहे हो किसी को, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का काम है कि आपने आपके पास एक पोजीशन है, आपके पास एक वैकेंसी है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके संगठन में, और वहां आपको किसी एम्प्लॉय को लेके आ रहा है, तो डेफिनेटली आपको उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के साथ उसके कंपनसेशन की बात करनी पड़ेगी, जो कि आप सैलरी के रूप में देते हो। उनके आने जाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी या उनके बैठने की व्यवस्था। तो ये सारी चीजों को आप एक जगह पे लिख लेंगे और उसको एक समूह का नाम देंगे, जिसको आगे जाके हम डिपार्टमेंट बोलते हैं। तो वो आपके पास कौन सा डिपार्टमेंट होगा, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो इसी तरीके से आपके गतिविधियों का समूहन करने के पास आपके पास परस्पर एक तरह के गतिविधियों वाले डिफरेंट डिफरेंट समूह बन जाएंगे। और इन्हीं समूहों में अब आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके पास अब काम तो है, लेकिन करेगा कौन। तो उसके लिए आपने कुछ पोजीशंस बनाने हैं, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल मेरे अकाउंट्स और फिनेंस डिपार्टमेंट में इतना काम है जिसको करने के लिए कम से कम 6 लोगों की जरूरत आपको पड़ेगी। अब इन 6 लोगों में से 2 लोग तो वो होंगे जो मैनेजरियल कैडर में आएंगे, या उनका डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड कार्य होगा, या उनका एक्सपीरियंस इतना है कि उनके पास इतना नॉलेज है कि वो बाकी के 4 लोगों को क्या करेंगे, उनको इंस्ट्रक्शन देंगे, उनके कार्य को उनकी गतिविधियों पे ध्यान रखेंगे ताकि सारा कार्य सुचारू रूप से हो सके। तो अब आपने एक जो समूह था जिसका नाम आपने दिया था अकाउंट्स और फाइनेंस डिपार्टमेंट, उस समूह के लिए आपने 6 पोजीशंस सोचे। यहाँ हम देख लीजिए, हम सिर्फ पोजीशंस की बात कर रहे हैं। पोजीशंस मींस व्हाट, वैकेंसी या डेजिग्नेशंस की बात कर रहे हैं। डेजिग्नेशन में मिस्टर एक्स को लेके, फॉर एग्जांपल आपका जनरल मैनेजर अकाउंट्स एंड फाइनेंस, तो जनरल मैनेजर एक डेजिग्नेशन है, लेकिन जनरल मैनेजर मिस्टर दत्ता होंगे या मिस्टर अरोड़ा होंगे, ये अभी हमने डिसाइड नहीं किया। ये आप कहाँ डिसाइड करोगे, ये हम डिसाइड करेंगे अगले मैनेजरियल फंक्शन जिसको हम कहते हैं स्टाफिंग, जिसकी बात यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ सिर्फ हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो हमने सारी गतिविधियों को एक जगह लिख लिया, एक्टिविटीज को एक जगह आपने जॉट डाउन कर लिया, फिर समान या परस्पर संबंधित गतिविधियों को आपने एक समूह में बना लिया, उस समूह को एक डिपार्टमेंट का नाम दे दिया। फिर आप क्या करोगे, उस डिपार्टमेंट में कितने पोजीशंस होंगे वो डिसाइड करोगे। उस पोजीशंस में, उस पोजीशन फॉर एग्जांपल जनरल मैनेजर अकाउंट्स एंड फाइनेंस, वो क्या करेगा, उसकी ड्यूटीज क्या होंगी, इसका भी निर्धारण आप कहाँ कर लेते हो, आप यहीं कर लेते हो, अपने संगठन की प्रक्रिया में ही आप कर लेते हो। तो किस पोटेंशियल का व्यक्ति इस पोजीशन पे आएगा, उसके क्या ड्यूटीज होंगे, उसके क्या कर्तव्य होंगे, और उसकी क्या ऑथोरिटीज भी होंगी, प्रतिनिधि प्राधिकरण कि उसके पावर्स भी क्या क्या होंगे, ये भी आप कहाँ डिसाइड कर लोगे, आप इसी पोजीशन पे डिसाइड कर लोगे। और फिर विभिन्न व्यक्तियों और समूहों के प्रयासों का समन्वय। अब आपके पास 7 डिपार्टमेंट्स हैं, सातों आपस में कैसे कोऑर्डिनेशन में काम करें, इसका भी ध्यान आप इसी संगठन में कर लेते हो, ताकि आप ये पता करते हो कि ये सातों के सातों डिपार्टमेंट आपस में कैसे जुड़े होंगे और किस तरीके से एक दूसरे से। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ मैं आपको एक और उदाहरण देने की कोशिश करती हूँ कि दिवाली का समय आया है और पेंट की फैक्ट्री है। दिवाली में पेंट का सेल ऑलमोस्ट 3 गुने से 5 गुना तक हो जाता है। अब आपके मार्केटिंग ऑफिसर को पता है कि इन आगे के 4 महीने में मेरी सेल कितनी आने वाली है। अगर मैं 100 यूनिट बेच रहा हूं तो ये मेरा 400 से 500 यूनिट हो जाना है। ऑटोमेटिकली इसकी ये प्रायर नोटिस इन्होंने किसको दे देना है, आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट।
ताकि वो समय से उसके लिए रॉ मटेरियल मंगा ले। और रॉ मटेरियल मंगाने के लिए अगेन आपको क्या करना होगा, फिनेंस डिपार्टमेंट से कुछ पैसे लेने पड़ेंगे कि हाँ जी मुझे ये सामान चाहिए, एंड फाइनली आपने वो सामान के लिए आपने उनसे पैसे लिए। तो आप देखिए आपस में यही आप ये श्रृंखला यही थमने वाली नहीं है। इसके आगे का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपको फिर कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा किनके साथ, आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के साथ। वो क्या करने वाले हैं, वो क्या करेंगे आपके लिए उतने लोग, क्योंकि अभी एक मशीन पे एक शिफ्ट में काम हो रहा है, उसके बाद क्या होगा कि ये दोनों शिफ्ट या हो सकता है तीनों शिफ्ट में आपको वो मशीन चलानी पड़ेगी। अगर एक शिफ्ट में एक मशीन पे 10 लोग काम कर रहे थे, तो एक दिन में अगर आप 3 शिफ्ट चलाने जा रहे हो तो आपको 30 लोगों की जरूरत है। तो ये जरूरत कौन पूरा करेगा, आपके ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो आपने जो यहाँ पर गतिविधियों से फिर उनको समूह में करके डिपार्टमेंट बनाए, डिपार्टमेंट में पोजीशंस बनाए, पोजीशंस में ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाया, और फिर देखा कि ये डिपार्टमेंट्स आपस में कैसे जुड़े रहेंगे। ये पूरा का पूरा प्रकरण को ही हम बोलते हैं ये संगठन किस रूप में है, ये प्रक्रिया के रूप में आपने संगठन को समझाया। आगे इसका जो सार निकल के आता है, जो निचोड़ निकल के आता है, वो ये कि संगठन की प्रक्रिया के कार्य को तर्कसंगत तरीके से विभाजित करना, जो कि हमने अभी अभी आपको पिछली स्लाइड में समझाया, और कार्य स्थितियों और कर्मियों के साथ गतिविधियों की व्याख्या करना शामिल है कि कौन कौन से कार्य होंगे, कौन करेगा, किन स्थितियों में उन कार्यों को, मतलब वर्किंग कंडीशन की भी आप बात करें। यह उद्यम के मानवतावादी दृष्टिकोण का भी प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि सब कुछ आप पहले से प्लान करके लोगों को मेंटली पहले से ही तैयार करते हो ताकि वो लीड ले सकें, ताकि उन्हें पता हो कि हाँ ये कौन सा व्यक्ति किस कार्य को अभी किस कार्य का निरूपण करने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि इस प्रक्रिया में आप निरंतर समीक्षा और समायोजन को भी करते रहते हो, इसे भी गतिशील बनाते रहते हो। तो संगठन प्रक्रिया के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। दूसरे अर्थ संगठन का जो है वो है संबंधों की संरचना या रूपरेखा के रूप। अब जैसे ही आप संबंधों की संरचना की बात करते हो, तो किस संबंध को हम यहाँ बात कर रहे हैं? यहाँ किसी के चाचा ताऊ फूफा कोई नहीं होते, हम बेसिकली एक नेटवर्क की बात कर रहे हैं। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही सामान्य तरीके से अगर आप डिफाइन करने की कोशिश करोगे, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन इज अ नेटवर्क। इट इज अ नेटवर्क ऑफ वर्टिकल पोजीशंस एज वेल एज हॉरिजॉन्टल पोजीशंस। तो इसका क्या मतलब है, वर्टिकल पोजीशंस मतलब सीधी लाइन में जितने भी डेजिग्नेशंस हैं उसका, और हॉरिजॉन्टल सेम लाइन में जितने भी पोजीशंस है, ये उन्हीं का ताना बाना को हम क्या बोलते हैं, संगठन। और ये क्या है, अब यहीं से संबंध आपके स्थापित होते हैं। अगर वर्टिकल लाइंस की पोजीशन की आप बात करें तो सबसे ऊपर बॉस होता है, उसके बाद सबऑर्डिनेट होता है। अब जैसे ही इसके नीचे आप जाओगे तो जो सबऑर्डिनेट था वो बॉस बन गया, और उसके नीचे वाला उसका सबऑर्डिनेट बन गया। तो ये आपकी एक रेखा तैयार हो गई। ये रेखा में क्या है, आपको पता है कि मुझे इंस्ट्रक्शंस किससे लेना है और मुझे किसे इंस्ट्रक्शन देना है, मुझे अपना कार्य पूरा करके किसे दिखाना है, किससे अप्रूवल लेना है कि मैंने कार्य को सही तरीके से किया है या नहीं किया है, और सिमिलरली मुझे किसके कार्य को सुपरवाइज करना है। तो ये इसी संरचना और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप। यही संबंधों की संरचना है और इसका बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। इसे हम थोड़ा सा आगे जाके और डेप्थ में पढ़ेंगे। संरचना स्ट्रक्चर को बोलते हैं, और संगठन की संरचना की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला आता है इंटरनल ऑथोरिटी या आंतरिक प्राधिकरण। आंतरिक प्राधिकरण जो अभी अभी हमने बात की, जिम्मेदारी संबंधों का एक नेटवर्क। ये सामान्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न
स्तरों पर काम कर रहे व्यक्तियों के संबंधों की रूपरेखा है। तो बेसिकली जो भी मुझे टारगेट्स मिल रहे हैं कि मुझे ये कार्य करना है और इतने दिनों में उस कार्य को कंप्लीट करना है, तो ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि मुझे किसके द्वारा मिले हुए इस निर्देश का पालन करना है। आपको ऑर्गेनाइजेशन के, आपके संगठन के कोई भी व्यक्ति कुछ भी कार्य बोलते, डेफिनेटली आप उतने सीरियसली नहीं लेने वाले हो, लेकिन इसकी संरचना आपको पता है और आपको अब पता चल रहा है कि किसने, आपके बॉस ने अगर ये कार्य आपको सौंपा है तो डेफिनेटली वो आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ सिर्फ जिम्मेदारी की बात नहीं है, यहाँ हर पोजीशन को एक ऑथोरिटी भी मिलती है, एक पावर भी मिलता है, एक उनका अपना प्राधिकरण होता है जिसके वजह से उन्हें पता होता है कि यहाँ तक के डिसीजन मैं ले सकता हूँ, यहाँ तक का निर्णय मैं कर सकता हूँ। इसके आगे का जो निर्णय होगा डेफिनेटली मेरे जो संबंधित, मेरे से ऊपर जो बैठे हुए हैं, हमारे जो बॉस हैं जिन्हें मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, आपको अपने डिसीजन मेकिंग में उन्हें भी इन्वॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। दूसरा है संगठन संरचना, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। यहाँ लोगों, कार्यों और भौतिक सुविधाओं का बेसिकली एक ये व्यवस्थित संयोजन है। यह निश्चित प्राधिकारी और स्पष्ट जिम्मेदारी के साथ एक औपचारिक संरचना का गठन करता है। अगर इसे बहुत ही डीपली जाके हम पढ़ें तो ये स्ट्रक्चर डिसाइड करता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपके संगठन के अंदर कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा, वहाँ का वातावरण कैसा होगा, वहाँ बेसिकली लोग कितने प्रोत्साहित हैं कार्य को करने के लिए, या लोग कितने दबे हुए हैं अपने से ऊपर के लोगों के निर्देशों तले, और कितनी ऑथोरिटी है उन्हें कितनी स्वच्छंदता है कि वो अपने द्वारा सोचे हुए कार्य को अपने बौद्धिक क्षमताओं के हिसाब से वो उसे पूरा करे, या हर कार्य के लिए उन्हें कहाँ जाने की जरूरत पड़ रही है, उन्हें अपने बॉस के पास जाने की जरूरत पड़ी है फॉर अप्रूवल्स। तो यहाँ स्ट्रक्चर में हमें 2-3 चीजें, ये स्ट्रक्चर डिपेंड करता है, ये जो संगठन संरचना है वो डिपेंड करता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कैसा मैनेजमेंट स्टाइल है, प्रबंध का जो स्टाइल है वो कैसा है, किस तरीके का प्रबंध आपके संगठन में लागू किया जाता है। सबसे पहला प्रबंध का स्टाइल है ऑटोक्रेटिक या ऑथोरिटेटिव, जिसमें हम क्या बोलते हैं कि वहाँ रूल ऑफ थंब चलता है। रूल ऑफ थंब क्या होता है कि जो बॉस ने बोल दिया वही सही है। तो बेसिकली जो भी डिसीजन है, जितने भी पावर्स है, वो सेंट्रलाइज्ड है, उसका केंद्रीकरण है किसी एक के हाथों में, और उन्हीं के द्वारा निर्देश आपको मिलते हैं, और जितने निर्देश मिले सिर्फ आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उतना ही कार्य करेंगे। तो ऑटोक्रेटिक में आपको ज्यादा ये फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यहाँ पर आपको इतनी स्वच्छंदता नहीं मिलती कि आप अपने हिसाब से अपने कार्य को कर सके। बहुत ही रिजिड एनवायरनमेंट होता है, और ये ज्यादातर गवर्नमेंट सेक्टर्स में देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही हम लोग दूसरे, इससे थोड़ा सा हटके एक और मैनेजमेंट स्टाइल है जिसे हम कहते हैं पार्टिसिपेटिव या डेमोक्रेटिक, तो जनतंत्र जिसे आप बोलते हो, यहाँ आप जो बॉस हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स को कंसल्ट करते हैं। वहाँ कंसल्ट करने के बाद उनके भी तरफ से जो उनके इनहिबिशंस हैं, जो उनके डर हैं या लिमिटेशंस हैं, जिससे उन्हें लगता है कि इन कार्यों को पूरा करने में उन्हें तकलीफ आएगी, तो उन सबको वो पहले डिस्कस करते हैं और उनसे उनकी डिसीजंस मांगा जाता है कि आपको क्या लगता है कि इसको किस तरीके से किया जाए, और अपने सबऑर्डिनेट को भी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाता है। तो जब इस तरीके से
आप डिसीजंस लेते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, कार्य करते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पार्टिसिपेटिव स्टाइल को आप, मैनेजमेंट स्टाइल को आप यूज कर रहे हो। और वहाँ का स्ट्रक्चर जनरली कैसा होता है, वो फ्लैट स्ट्रक्चर होता है। फ्लैट स्ट्रक्चर मतलब क्या है कि जो सबसे लोअर पोजीशन पे काम कर रहे हैं, जो सबसे निम्न लेवल पे काम कर रहे हैं जैसे वर्कर्स, और जो सबसे टॉप में है जैसे जनरल मैनेजर या फिर आपके मैनेजिंग डायरेक्टर, तो इन दोनों के बीच का जो गैप है वो बहुत न्यूनतम है। मैक्सिमम उसमें 2 से 3 लेवल्स हो, और नीचे और ऊपर वाले के बीच में जो लेवल्स हैं, जो डेजिग्नेशंस है, वो बहुत कम है। फॉर एग्जांपल हमारे पब्लिक सेक्टर्स में या फिर हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स में पहले देखा जाता था, अभी तो बहुत ज्यादा रिफॉर्म हो चुका है, तो पहले देखा जाता था कि ये टॉल ऑर्गेनाइजेशंस होते थे, ये संगठन बहुत ही लंबे होते थे। लंबे का क्या मतलब है कि उन्होंने स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल सीईओ हैं उनके पास या एमडी हैं, एमडी के नीचे आके आपके डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स के आप नीचे आ गए तो आपके पास जनरल मैनेजर है, जनरल मैनेजर के बाद आपके डिप्टी जनरल मैनेजर, उसके नीचे आपके असिस्टेंट जनरल मैनेजर, उसके नीचे अगर आप आ गए तो आपके रीजनल मैनेजर्स, जोनल मैनेजर्स, फिर मैनेजर्स में आए असिस्टेंट मैनेजर्स। ये मैनेजर्स खत्म होते होते आपके 10 लेवल्स निकल चुके होते। तो इन्हीं लेवल्स को जब आपने दबा दिया, मतलब वो लंबा था और उसे आपने दबाया और वो फ्लैट बना दिया, मतलब कई सारे लेवल्स को आपने अब्सॉर्ब कराकर 2-3 लेवल्स में ही कन्वर्ट कर दिया, तो वो आपके फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है। तो फायदा क्या है, जैसे अगर आपने लॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, आपके टॉल स्ट्रक्चर है, तो आपका कम्युनिकेशन फ्लो जो होगा वो थोड़ा सा प्रतिबंधित हो जाएगा, मतलब बहुत टाइम लगेगा उसे, एक निर्देश को नीचे तक पहुंचते पहुंचते टाइम लग जाएगा, एक फाइल को ऊपर तक मूव होते होते टाइम लग जाएगा। लेकिन ये जितना फ्लैट है वो क्या होगा, उतनी ही सुविधा होगी, उतना ही इजी होगा आपके कम्युनिकेशन फ्लो को। कम्युनिकेशन इज संचार के जो प्रवाह है वो उतना ही स्मूथ होगा, वो उतना ही सुचारू रूप से होगा। तो ये आपका मेन संरचना के रूप में संगठन, इसके जो मेन 2 इंग्रेडिएंट हैं, जो 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो है आपके आंतरिक प्राधिकरण और संगठन संरचना। अब इससे पहले संचार के अधिकार और जिम्मेदारी के प्रवाह के निर्धारण के लिए तैयार किया जाना है। अब अभी मैंने आपको बताया कम्युनिकेशन किसको ये अधिकार है कि ये नोटिस वो भेज सकता है, ये हम ऑर्गेनाइजेशन में ही डिसाइड कर लेते हैं, या जिम्मेदारी ये किसकी बनती है, ये भी डिसीजन आप कहाँ कर लेते हो, इसी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में ही आप डिसाइड कर लेते हो कि ये है आपका मैनेजर, मैनेजर के नीचे आपके 4 हो गए हैं, फॉर एग्जांपल जनरल मैनेजर के नीचे 4 मैनेजर हैं, 4 मैनेजर के नीचे हर मैनेजर के नीचे 4-4 सुपरवाइजर है, और हर सुपरवाइजर के नीचे 4-4 वर्कर्स है। बस इस 4 लेवल में आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। तो अब आपको पता है कि अगर वर्कर है तो वो सुपरवाइजर से बात करेगा और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उसकी वो बात, या जो भी उसने कंप्लीट किया है कार्य, उसको वो अपने सुपरवाइजर से ही उसको डिस्कस कर सकता है। तो सिमिलरली ये प्रवाह जो आपका संचार का है वो इसी तरीके से चलता है आपके संगठन में। अब इस संचार को प्रभावित किन किन चीजों से ये संचार का जो प्रवाह है वो प्रभावित होता है, इसको हमारे बहुत ही प्रोमिनेंट मैनेजमेंट थिंकर पीटर एफ ड्रकर, इन्होंने 3 प्रकार के विश्लेषण बताया हुआ है कि जिससे ये प्रभावित होता है। सबसे पहला उन्होंने बोला कि एक्शन एनालिसिस करना आपको बहुत जरूरी है। किसके लिए जरूरी है आपको एक्शन एनालिसिस करना? ताकि आप डिसाइड कर सको कि आपके संगठन की संरचना कैसी हो। तो एक्शन मतलब क्या कि आपके संगठन में किस तरीके की गतिविधियां होने वाली, ये ध्यान में रखते हुए आपको संरचना बनाने की जरूरत है। सिमिलरली आपका डिसीजन एनालिसिस, निर्णय का विश्लेषण, कि आपका बेसिकली डिसीजन मेकिंग कितना प्रॉम्प्ट होता है या कितना देर से होता है। फॉर एग्जाम्पल
अगर आप शेयर मार्केट में कार्य कर रहे हैं, हर चीज आप अपने बॉस से नहीं पूछ सकते उस वक्त, कि कुछ भी आपको ऐसा दिखा कि इम्पल्सिव बाइंग वहां आपको करना है और आपने वहां कर दिया, तो वहां उस पोजीशन को उतनी ऑथोरिटी मिली होती है, उतना पावर मिला होता है कि वो डिसीजन इजीली ले सकते। तो यहाँ जब भी आप स्ट्रक्चर या संगठन की संरचना बनाने को बैठते हो, तो आपको ये पहले ही डिसाइड कर लेना पड़ता है कि इस पर्टिकुलर पोजीशन को, इस पोजीशन पे जो भी व्यक्ति बैठने वाला है, उसको कितनी जल्दी जल्दी और कितने इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने पड़ेंगे, और वो डिसीजन लेने के पहले वो किसी से कंसल्ट कर सकता है, किसी से बात कर सकता है क्या, या उसके पास ये गैप नहीं होगा। तो उसी हिसाब से आप उसको पावर्स देते हो या उसकी जिम्मेदारियां डिसाइड करते हो। और तीसरा क्या है कि रिलेशनशिप एनालिसिस। इस संरचना को बनाने के पहले आप डेफिनेटली देखते हो कि जितने भी पोजीशंस हैं वो आपस में किस बिहाफ पे जुड़े हुए हैं, किस तरीके से ये एक दूसरे से संबंधित हैं। तो इन तीनों एनालिसिस विश्लेषण के द्वारा आप अपने संगठन की संरचना को डिसाइड कर सकते हैं। अब ये तो आपने संगठन की प्रकृति की बात हम लोगों ने की। अभी इसके लक्षण या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करेंगे कि क्या क्या पिक्युलैरिटी है, ये संगठन एक तरीके से इम्पोर्टेंट भी क्यों, क्या महत्व है इनका, और इसमें क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो किसी भी संगठन में सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या लक्षण जो है वो क्या है, काम का विभाजन। काम का विभाजन मीन्स व्हाट, डिवीजन ऑफ लेबर। इसमें मैं आगे भी आपको थोड़ी सी जानकारी और दूंगी कि संगठन जो है उसमें कई तरीके के इस व्यवसाय के पूरे ये कार्य से संबंधित है, और इसमें कई प्रकार के कार्य हैं। किसी एक कार्य को ही करने के लिए आप सबका चयन नहीं करते हो, आपके पास वैरायटी ऑफ वर्क है। तो किस कार्य को कौन बहुत अच्छे तरीके से कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके संगठन में आपको इंजीनियर्स की भी जरूरत पड़ती है। कई बार आपको इंजीनियर्स में भी कई सारे आपके डिफरेंट लाइन से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या सिविल इंजीनियर्स, या आपको मैनेजमेंट किए हुए लोगों की भी जरूरत पड़ती है, आपको क्वालिटी से रिलेटेड लोगों की जरूरत पड़ती है, आपको अकाउंट्स फिनेंस से रिलेटेड लोगों की जरूरत पड़ती है, आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड लोगों की जरूरत पड़ती है। तो ये जो भी फील्ड्स की बात मैं अभी आपके साथ कर रही हूँ, ये सारे फील्ड्स क्या हैं अपने आप में, ये स्पेशलाइजेशन, इसमें किसी ना किसी तरीके से विशिष्ट दक्षता आपने हासिल की हुई है, और इसी दक्षता के आधार पे आपने कार्यों को क्या किया, विभाजित किया। जो मैं इसमें ऐड करना चाहती थी वो ये है कि आजकल सिर्फ दक्षता के अकॉर्डिंग आप डिवीजन ऑफ लेबर नहीं करते हो, और मोर ओवर कार्य का विभाजन करके जिन्हें आपने चयन किया होता है, आप उसको फिर से ट्रेनिंग देते हो। आजकल के ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी जरूरत बन गई है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो है डिफरेंट परिस्थितियों की वजह से, जो उसका एनवायरनमेंट है, बाहर जो वातावरण है, जैसे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, राजनीति हो या सामाजिक एनवायरनमेंट हो, या उनका टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हो, जो टेक्नोलॉजी हर आए दिन चेंज होती रहती है, उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को भी हर कुछ दिनों में चेंज होता रहना पड़ता है। अब आप हर बार किसी नए को लेके नहीं आ सकते और पुराने को नहीं हटा सकते। तो अभी क्या प्रक्रिया हो गई है, वी हैव स्टार्टेड डूइंग मल्टीटास्किंग। तो मल्टीटास्किंग मतलब आप एक कार्य में तो दक्ष थे, इसके अलावा आपको और ट्रेनिंग दी जाती है आपसे रिलेटेड कार्यों में, या एट टाइम्स अनरिलेटेड कार्यों में, ताकि आप कई सारे फंक्शंस के ज्ञाता बने। और आज अगर एक फंक्शन ऑब्सोलीट हो गया, अगर वो अभी मार्केट में अब उतना नहीं चल रहा है, तो आप अनएम्प्लॉयड ना हो, आप दूसरे कार्य जिसमें आपको ट्रेनिंग देके दक्ष बनाया गया है उसमें उसके आप विशेषज्ञ ट्रेनिंग के बाद आप बने हो, तो वो कार्य का भी आप अच्छी तरीके से उसका भी निरूपण आप कर सकें। तो डिवीजन ऑफ लेबर या काम का विभाजन जो है, ये सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है आपके इस पर्टिकुलर क्रिया ऑर्गेनाइजेशन का। दूसरा,
कोऑर्डिनेशन, समन्वय। कोऑर्डिनेशन आपको सुन के बहुत जनरल लगता है कि एक्चुअली किसी भी कार्य में, इवन आपकी अपने परिवार में, आपकी फैमिली में जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं है, समन्वय नहीं है, तब तक एक बिखराव महसूस करेंगे। जो प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, जो पॉजिटिविटी होनी चाहिए, वो आपके फैमिली में आपको नहीं देखने को मिलेगा। फैमिली में इतने कम लोग हैं तो दिक्कत आ रही है। तो आप ऑर्गेनाइजेशन या संगठन की बात सोचिए जहाँ कई 100 लोग आके अंडर में आपके उस बैनर के तले काम कर रहे हैं। तो उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब क्या, कैसे इम्पोर्टेंट है? जब हर व्यक्ति को पता है कि उनने क्या कार्य करना है, ठीक है, और उनके पास कितना पावर है जिसके आगे का डिसीजन वो नहीं ले सकते। इन्हीं दोनों की जानकारी हर व्यक्ति जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन में गया है उसे अपने अपॉइंटमेंट लेटर के थ्रू वो उतनी जानकारी उनको पहले दिन ही मिल जाती है कि व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड व्हाट आर योर ऑथोरिटीज, कि आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं और आपके पास क्या पावर्स हैं जिसके द्वारा आप अपने डिसीजंस अपने ऑर्गेनाइजेशन में आप ले सकते हैं। तो अगर आपको ये इन दो चीजों की क्लैरिटी है तो क्या होगा कि कभी भी डुप्लीकेसी नहीं होगी, मतलब कार्य का दोहराव नहीं होगा या किसी भी कारण से देरी नहीं होगी। देरी मीन्स मुझे लगेगा वो कर रहा है उस कार्य को और उसे लग रहा है मैं कर रही हूँ एंड फाइनली कोई नहीं कर रहा, या मुझे लगा कि मैं कर लेता हूँ और उसे लगा कि मैं ही कर लेता हूँ एंड फाइनली दो लोगों ने एक ही कार्य को कर लिया। तो एटलीस्ट डुप्लीकेसी एज वेल एज लेट, मतलब देरी और दोहराव को आप इस कोऑर्डिनेशन के थ्रू रोक सकते हैं। और ये तो आपको पता ही है कि आपके पास कितने डिपार्टमेंट्स हैं, उन सारे डिपार्टमेंट्स को आपने क्या करना है, आपने एक दूसरे के साथ बांध के रखना है। और कैसे बांधना है? बहुत ही प्रोडक्टिव तरीके से बांधना है ताकि इसका इनपुट दूसरे डिपार्टमेंट का आउटपुट बन गया। मार्केटिंग ने अगर बोला कि मुझे 400 बेचना है तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन तैयारी करके बैठा हो, एचआर आदमी जुटा के बैठा हो, रॉ मटेरियल लाकर आपका मटेरियल्स डिपार्टमेंट बैठा हो। तो ये कोऑर्डिनेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है और वो कहाँ के थ्रू होता है? आपके इसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आप करते हैं। तीसरा जो है दैट इज जनरल पर्पस। ये मैंने आपको सबसे पहला मैंने यही बताया कि ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर देयर इन दैट पर्टिकुलर identity and in that particular organization to accomplish a common objective, who are working there to fulfill a common objective। मतलब आपने ज्वाइन ही उस संगठन को इसलिए किया है, आप उस संगठन में इसीलिए आए हो ताकि उस संगठन का एक मेन उद्देश्य है, एक सामान्य उद्देश्य है, उसको पूरा कर सके। और किसी भी संगठन का क्या उद्देश्य होता है? जब तक कि वो एनजीओ ना हो, एनजीओ मतलब सामाजिक संगठन की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, जो कि सामाजिक कार्य करने के लिए बने हुए हैं। बाकी के जितने भी आपके व्यवसायिक संगठन हैं उनका एक ही उद्देश्य है और वो उद्देश्य क्या है? प्रॉफिट। तो इस प्रॉफिट को आप कैसे बढ़ा के अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए दोगे और उसमें आपका इंडिविजुअल, आपका अपना क्या योगदान होगा, ये आपको ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही पता चलता है। मतलब जो भी जिम्मेदारी अगर मुझे दी गई है मैं उसका निर्वाह बहुत ही सुचारू रूप से करूं तो ऑटोमेटिकली आपका जो छोटी छोटी जिम्मेदारियां जाके आगे बहुत बड़ी जिम्मेदारियों के रूप में एक अच्छा और पॉजिटिव आउटकम बाहर आएगा। और वही है आपका जनरल पर्पस। इसी को इसमें आपने हम लोगों ने बताया है। नेक्स्ट जो आपका कैरेक्टरिस्टिक है वो है सहकारी संबंध या कोऑपरेटिव रिलेशनशिप। बेसिकली एक संगठन समूह के विभिन्न सदस्यों के बीच सहकारी संबंध बनाता है। एक व्यक्ति द्वारा एक संगठन का गठन नहीं किया जा सकता है, कम से कम तो आपको दो चाहिए ही, और अधिक तो पता नहीं कितने हो सकते हैं। तो इसीलिए ये संगठन जो है ये अपने आप में एक प्रणाली है जो व्यक्तियों के बीच सार्थक संबंध बनाने में मदद करती है। इसीलिए विभिन्न विभागों के सदस्यों के बीच संबंध
लंबवत और क्षैतिज दोनों ही होना चाहिए। संरचना को ऐसे डिजाइन किया जाना चाहिए कि यह लोगों को अपने काम का हिस्सा एक साथ करने के लिए प्रेरित करे। कोऑपरेटिव का मतलब ही यही है कि आपने एक दूसरे को हाथ बढ़ाकर और मदद करने के स्थिति से उद्देश्य से आपने संबंध बनाने की कोशिश की। इसी में आखिरी जो है ये है अच्छी तरह से परिभाषित प्राधिकरण जिम्मेदारी संबंध, वेल डिफाइंड ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। तो किसी भी संगठन में जो आपने कई सारे पदों का निर्माण किया है और उसे एक हिरार्की में लगाया है, जिसे हम बोलते हैं पदानुक्रम की हिरार्की, मतलब सबसे ऊपर ये, फिर उसके नीचे ये, फिर उसके ये नीचे। तो अगर इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से वेल डिफाइंड वे से आपने इसको परिभाषित किया है, मतलब हर की जिम्मेदारी और प्राधिकरण को आपने उनको बताया है और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आपने बताया है, तो ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी कार्य हैं वो उतने ही सुचारू रूप से चलेंगे। हमेशा एक केंद्रीय प्राधिकरण होता है कि एक सबसे हेड ऑफिस जो है उसके पास सारी केंद्रीय अथॉरिटी होती है, सेंट्रल अथॉरिटी होती है, और वहां से पूरे संगठन में प्राधिकरण संबंधों की श्रृंखला चलती है। वो इसी सेंट्रल अथॉरिटी को डिसेंट्रलाइज करते हैं, थोड़ा 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 पावर वो हर के हाथ में देते हैं, ताकि सब अपने अपने, मतलब इसको, इस प्रक्रिया को हम डेलीगेशन बोलते हैं। आप पावर को बांटते हो ताकि हर इंसान अपने कार्य को अपने पदानुक्रम, संचार और संबंधों के पैटर्न की रेखाओं को परिभाषित करते हुए अपने कार्यों को सुचारू रूप से कर सके। तो ये थे हमारे संगठन के लक्षण और उसकी प्रकृति को भी आज हमने एक्सप्लेन किया। अगले क्लास में फिर हम एनवायरनमेंट, उसके बाह्य, संगठन के बाह्य एनवायरनमेंट और उसकी क्या संगठन पे क्या उसका असर पड़ता है, क्या इफेक्ट आता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।